Good morning. So in the last class we were doing circular permutation and we have done some questions. ठीक है, तो इसी को आगे करते हैं. एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको, 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ इनफैक्ट सर्कुलर परम्यूटेशन का, और फिर इसको बंद कर देते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन. ठीक है, चलो. तो सर्कुलर परम्यूटेशन तो आप समझ ही गए थे. n-1 फैक्टोरियल जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. सपोज I have 20 friends. 20 फ्रेंड्स आए और एक +1 होस्ट, मतलब मैं 20 फ्रेंड्स को बुलाया है और एक मैं हूं, एक होस्ट है. अब इसमें क्या है, इसमें से 2 लोग हैं, राम और श्याम. सपोज will be going to sit next to host, will be sitting next to host. दोनों को होस्ट के पास में ही बैठना है, ये कंपल्शन है. तो भाई साहब इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट. सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठने वाले हैं सब लोग. 20 फ्रेंड्स है, एक होस्ट है, 21 लोग हैं. 21 लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठने वाले हैं, सच दैट राम और श्याम हमेशा होस्ट के नेक्स्ट ही बैठने वाले हैं. नो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल एंड दे कैन पार्टिसिपेट. चलो, तो मैं बता देता हूँ आंसर जो आपके आ रहे हैं. अभी तक सही आंसर नहीं आया. वेदांत आप बोल सही रहे हो, बट आंसर क्या है? देखो, इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले तो ये जो राम है होस्ट है, और श्याम है, इनको जब आप सर्कुलर टेबल पे बिठा रहे हो, कंसिडर ऑल दिस 3 टू बी 1, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही बैठने वाला है कि होस्ट के साथ में ही बैठेंगे राम और श्याम. हाँ वेदांत, सही है तेरा आंसर. बाकी सबके गलत है बेटा, बट ये आंसर सही. वेदांत का प्रोसेस भी सही. इन तीनों को एक कंसिडर कर लो, और बचे कितने अब? और बताओ जरा कि भाई इन तीनों को अगर एक कंसिडर कर लिया तो बच्चे कितने इसके अलावा? 18. 18, 18. वाई 18? बिकॉज देर आर टोटल 21 पीपल. 21 में से इन तीनों को एक ग्रुप मान लिया, तो बच्चे कितने? 18. 18 ये और एक ग्रुप ये, टोटल 19. ठीक है, अब 19 लोगों को अरेंज करने का तरीका सर्कुलरली हो जाएगा 18 फैक्टोरियल. 19 लोग क्यों? 19 लोग, इन तीनों का एक ग्रुप और बचे हुए सबका इंडिविजुअल. तो इन 3 को अलग हटा कि 18 बचते हैं. 18 बचे हुए और एक ही 19 का जो अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पे वो 19-1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ. 19 का सर्कुलरली अरेंजमेंट 19-1 फैक्टोरियल. एंड फॉर ईच पोजिशन you can interchange this two as well, right?
जितने भी अभी अरेंजमेंट आएंगे उसमें हमेशा होस्ट के लेफ्ट में राम और राइट में, सॉरी, लेफ्ट में श्याम और राइट में राम बैठा हुआ है। इन दोनों को हर एक अरेंजमेंट में इंटरचेंज कर सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल पे। दैट इज योर आंसर, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 21 - 3 किया तो बेटा इनका भी तो एक ग्रुप बनाएगा तू, कि नहीं बनाएगा? इनको भी तो बिठा के अरेंज करेगा उनके साथ में। यही अगर तू यही अगर हम लोग मान लो, अगर सर्कुलरली प्रमोट करने की जगह अगर लीनियरली प्रमोट करते, अगर यही केस अगर मैं लीनियरली करता तो आंसर कितना आता जरा बताओ तो मेरे को। लीनियर अरेंजमेंट करता विद द सेम कंडीशन, आंसर कितना आता? सेम कंडीशन। भाई जो मेरे से पूछ रहे हैं ये 18 फैक्टोरियल क्यों आया, तो वो लोग बताओ। इक्कीस में से 3 गए तो 18 बचे, तो बेटा ये भी तो एक ग्रुप बनाओगे नहीं बनाओगे? इनको अरेंज करना है नहीं करना है? इनको भी तो पोजीशन चेंज करोगे। तो भैया राम को, होस्ट को और श्याम को एक ग्रुप बना लोगे, राइट? उसके बाद ये ग्रुप बचने के बाद में कितने बचेंगे? ये एक ग्रुप मान लिया, तो 3 चलेगा, 21 में से बचे 18, 18 बचेंगे तो सेकंड से लेकर 19 तक के बनेंगे। ये 19 ग्रुप आएंगे नहीं आएंगे भाई? तो 19 का अरेंजमेंट सर्कुलरली 19 - 1 फैक्टोरियल होगा नहीं होगा? यहाँ पे 19 फैक्टोरियल ही होगा। और ये जो होस्ट है और ये दोनों है, राम और श्याम, राम और श्याम हर एक जगह अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं कि इनको भी तो अरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे। ये आंसर आएगा ना, यही का यही तो आंसर यहाँ लिखा, भूल गए क्या ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछने के पहले उसको सोचो खुद से, क्या क्या हो रहा है। 19 क्यों आया, खुद से सोचो कि 19 क्यों लिखा। तो बस ये सर्कुलरली परम्यूटेशन का तरीका और ये लीनियरली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। वही जो अपन करते हुए आते हैं कि भाई मेरे पास 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, सर्कुलरली मेरे को अरेंज करना है। सर्कुलर अरेंजमेंट चाहिए या सर्कुलर टेबल पे मुझे बिठाना है इनको। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल अरेंजमेंट। सेकंड वन इज ऑल गर्ल्स टुगेदर। थर्ड वन इज no two girls together. Fourth one is all boys and all girls together. And last one is at least 2 girls together.
10 बॉयज 5 गर्ल्स सर्कुलर अरेंज। 2 मिनट ले लो, लिख लो अपने हिसाब से, फिर वन बाय वन करके मैं डिस्कस।
चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का कितना आएगा? टोटल इज 11 फैक्टोरियल, राइट? सॉरी, 14 फैक्टोरियल, because total 15 people are there and that's why it is 14 factorial. All girls together. फिफ्थ वाला, सेकंड वाले में all girls together to make girls is one case, all the girls 1 से लेके girls 5 तक, and then boys 1 से लेके boys 10 तक, तो total 11 का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल and then girls can be arranged in 5 factorial ways. Girls can be arranged in 5 factorial ways, right? 10 factorial into 5 factorial. भाई जितने काउंट करोगे उससे एक कम कर देना, सर्कुलरली अरेंज कर रहे हैं, यहाँ टोटल 11 काउंट होंगे तो दैट्स व्हाई 10 फैक्टोरियल. नो टू गर्ल्स टुगेदर, गैप मेथड. गैप मेथड में क्या करते थे आप? बॉयज को बिठा दो, वो जितनी गैप रहेगी उतनी गैप में 5 लड़कियों को बिठा दो, 5 गैप को सिलेक्ट करके, तो सो बॉयज को बिठा दो. कितने तरीके से बिठा सकते हो बेटा? बॉयज तो ऑलरेडी अरेंज हो ही रहे हैं ना भाई. ये 10 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, इसका मतलब ही तो बॉयज सब अरेंज हो रहे हैं. व्हाई आई एम राइटिंग दिस 10 फैक्ट? कैसी बातें कर रहे हो आज तुम? ये 10 फैक्टोरियल क्यों लिखा हुआ? ये जो अरेंजमेंट है, ये एक केस ये, और ये टोटल जो 11 काउंट है, इन 11 काउंट को अरेंज करने के लिए 10 फैक्टोरियल लिखा है ना भाई. और ये 5 फैक्टोरियल तो फिर इन गर्ल्स गर्ल्स को अरेंज करने के लिए लिखा हुआ. नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर में हमको पता है हम क्या करते थे, बॉयज को अरेंज करते थे, और बॉयज को अरेंज करने के बाद में गैप में गर्ल्स को बिठाते थे, है ना? लीनियरली यही करते थे. लीनियरली करते तो क्या करते थे, बॉयज 1 से लेके बॉयज 10 तक बिठाते थे. वो जो गैप मुझे मिलती थी, उन गैप में मैं गर्ल्स को बिठाता था. तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखता था लीनियरली. ये लीनियर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ. 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 11C5 इंटू 5 फैक्टोरियल करता था लीनियरली अरेंजमेंट. यही अगर मेरे को सर्कुलर करना है तो अब मेरे पास सबसे पहले ये 10 फैक्टोरियल की जगह 9 फैक्टोरियल आएगा, राइट? क्यों आएगा? क्योंकि 10 बॉयज को अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल. अब गैप कितनी बचेगी? तो सर्कुलरली यहाँ पे लीनियरली 11 गैप्स बच रही थी, सर्कुलरली आप देखोगे तो 10 ही गैप बचेगी. तो 10 में से 5 गैप को चूज करो और फिर उन लड़कियों को बिठा के वहां पे अरेंज करो. ये अंतर आएगा सर्कुलरली प्रमोट करोगे तो. 10 गैप बचेगी. 10 गैप इसीलिए बचेगी क्योंकि लीनियरली ना यहाँ एक आगे भी बचती थी और एक यहाँ पीछे भी बचती थी. अगर यही आप सर्कुलर कर दोगे ना तो ये दोनों गैप सेम हो जाएगी. तो टोटल यहाँ 11 बच रही थी, तो यहाँ पे आपके पास 10 गैप बचेगी. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 10C5 फॉर सिलेक्शन ऑफ 5 प्लेसेस फॉर गर्ल्स एंड 5 फैक्टोरियल इज अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स. एंड आई हैव टेकन केयर ऑफ circular permutation by doing 9 factorial here, because when I am arranging 10 boys I am writing it 9 factorial. It means I have taken care of the circular arrangement का n-1 factorial वाला केस. तो सोचना वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए. When the fourth case all boys and our girls are together, तो भाई सारे बॉयज का एक ग्रुप बना दो, सारी गर्ल्स का एक ग्रुप बना दो, और बॉयज और गर्ल्स को अरेंज कर दो 1 फैक्टोरियल वैसे. क्यों 1 फैक्टोरियल? क्योंकि दो चीजों को सर्कुलरली अरेंज करने का कितना तरीका होगा? 2 - 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ओनली 1 फैक्टोरियल. और फिर गर्ल्स को और बॉयज को, गर्ल्स को अरेंज, बॉयज को अरेंज कर सकते इतने तरीके से और गर्ल्स को अरेंज कर सकते इतने तरीके से. आई हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बाय डूइंग दिस. 1 फैक्टोरियल करके सर्कुलर परम्यूटेशन का केयर कर लिया है मैंने. अब जो कोई भी अरेंजमेंट आएगा उस अरेंजमेंट में बॉयज का रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकता हूँ 10 फैक्टोरियल से, और गर्ल्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल से. दैट इज माय आंसर. At least 2 girls together, it means it is total minus no 2 girls together. तो टोटल आपके पास आ जाएगा 14 फैक्टोरियल minus no 2 girls together. It means 9 factorial into 10C5 into 5 factorial. That is your
कहाँ पे लिखोगे डायरेक्टली 15 फैक्टोरियल बेटा सलीक? बेटा 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज डिफरेंट देन 15 फैक्टोरियल। सेम थोड़ी होगा। ये 10 से लेके 5 तक का 10 से लेके 1 तक का एंड देन 5 से लेके 1 तक का, वो 15 से लेके 1 तक का डिफरेंट है ना भाई। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ सर्कुलरली थोड़ी सी किए हैं, और अगर आपने चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करी है मेरे साथ में तो आप नहीं कॉप अप कर पाओगे। मतलब सारी शीट्स एंड देन एनसीईआरटी एंड देन मैंने जब से आपको बुकलेट करने का बोला बुकलेट। टू फैक्टोरियल क्यों होगा भाई? नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। देखो 2 फैक्टोरियल इसीलिए नहीं होगा इस वाले फोर्थ वाले केस में। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आने का रीजन क्या है? जब आप सर्कुलरली अरेंज कर रहे हो, मान लो यहाँ पे सबको बॉयज को बिठा दिया और यहाँ पे सबको गर्ल्स को बिठा दिया। ये 10 बॉयज हैं और ये 5 गर्ल्स। तो ये दो चीजों को जब आप अरेंज करोगे तो 2 - 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। 1 फैक्टर और होना भी चाहिए। अगर आप इसी की जगह यहाँ पे गर्ल्स को कर दो और यहाँ पे बॉयज को कर दो तो फर्क क्या पड़ रहा है आपके पास? कोई डिफरेंस थोड़ी है। ये 5 गर्ल्स यहाँ पे आ जाएंगी और 10 बॉयज यहाँ पे आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? सर्कुलरली तो परम्यूट कर रहे हैं, आपको फर्क क्या पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यही लीनियर अरेंजमेंट होता तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आता इसकी जगह, क्योंकि उसमें कौन आगे है, बॉयज आगे हैं या गर्ल्स आगे हैं वो मैटर करता। सर्कुलरली वो चेंज वो सेम हो जाता है, राइट? तो जो कोई मेरे को बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है कि भैया लीनियर करके सॉल्व करो, तो लीनियर करके ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए तो ये करते हैं हम। ये जब मैंने आपको प्रूफ बताया था सर्कुलर परम्यूटेशन का, ये क्या किया था मैंने? n - 1 फैक्टोरियल क्यों लिखवाया था? जरा देखो तो। ये लीनियर को ही मैंने सर्कुलर में कन्वर्ट करके ने सॉल्व किया था ना भाई मेरे। तो वही तो किया था मैंने, और क्या किया था? तो ये दैट्स ऑल फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन फ्रॉम माय एंड। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। एक और कॉन्सेप्ट जो बाकी है, उससे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको, नॉट रिलेटेड विद दिस चैप्टर, अदर चैप्टर एज वेल। सेट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो सेट्स के बारे में मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? तो मैं सेट्स के बारे में बताऊंगा कुछ बेसिक चीजें, एंड देन आफ्टर दैट आई विल प्रूव प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको समझना, सबसे पहले तो जो सेट्स के बारे में मैं समझा रहा हूँ आपको, जो सेट्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको सब जगह यूज आएगा। नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन पढ़ने वाले हो वहां भी यूज आएगा, तो ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है? नॉट ए न्यू चैप्टर बेटा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रूफ करूंगा। बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है, ये शायद बहुत लोगों ने 9th 10th में पढ़ लिया है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है, जब पहले सेट्स पढ़ लेंगे उसके बाद ही डेराइव कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? अब देखो सेट्स के बारे में बात करते हैं, तो सेट्स होता क्या? सेट्स, सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन लिख लो। सेट्स इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। Collection of well defined objects. Now what do you mean by well defined object? Suppose there is a set S, ठीक है?
सेट एस है बेटा, ये पीएनसी में ही है, मैं एक बार बोल तो चुका हूँ। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, या इसके जो भी कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा, उस कॉन्सेप्ट सेट्स की हेल्प से होगा। इसीलिए सेट्स अभी थोड़ा सा अपन पढ़, बेसिक नॉलेज सेट्स का ले रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो आप आगे कोई अलग से चैप्टर चालू नहीं कर रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ेंगे, और सेट्स कोई अलग से ऐसा कोई भारी चैप्टर भी नहीं है कि हम पढ़ेंगे। बट हाँ, इसका हेल्प आपको हर जगह, मतलब ये जस्ट लाइक बेसिक चीज हो गया जो बहुत जगह यूज आने वाला। तो सेट एस जो है, सेट एस मान लो मेरे पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर मैंने लिखे हो। तो आई रिप्रेजेंट सेट बाय कर्ली ब्रैकेट। किससे रिप्रेजेंट करता हूं भाई? ये कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये जो अंदर इंडिविजुअल लिखे हुए हैं, दिस दिस दिस, तो दिस आर एलिमेंट्स, this all are elements, element of set S, and this curly bracket we use to represent sets, ठीक है? And all the elements are separated by commas. ये पहला एलिमेंट 1 separated by second element 2 by comma, this this this, ठीक है? This is how we represent S. एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एन एस। एन एस का मतलब ये होता है कि दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेट एस, ठीक है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर कोई सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास एक सेट ए है, और सेट ए जो है मेरे पास है स्टूडेंट्स ऑफ न्यू मेंस। तो स्टूडेंट ऑफ न्यू मेंस अगर मेरे पास सेट ए है, तो मैं सेट ए को जब लिखूंगा, जब मेंशन करूंगा, तो ये तो ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई कि स्टूडेंट ऑफ न्यू मेंस ए अगर पहला स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, मतलब जो भी नाम है आप सबके नाम यहाँ पे लिख दूंगा, एंड कॉमा सेपरेटेड कर दूंगा। ये एक सेट हो जाएगा जिसके अंदर वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स का नेम है अभी यहाँ पे, ठीक है? वेल डिफाइन इसीलिए है क्योंकि आपकी बैच में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो मुझे पता है सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं और कितने होने वाले हैं। जितने आपकी बैच में स्टूडेंट हैं उतने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं। एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? ये होता है सेट्स का मतलब। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने लिखा कि यार सेट एक ले लो, सपोज एम बी इज ए सेट, जिसको मैंने बोला कलेक्शन ऑफ जूनियर कॉलेजेस ऑफ मुंबई, और एक सेट सी बोला कलेक्शन ऑफ गुड जूनियर कॉलेजेस मुंबई। तो सबसे पहली चीज, यस इट्स अ सेट। जितने भी कॉलेजेस हैं मुंबई में, मुंबई एरिया में, सारे के सारे आप यहाँ पे क्या करोगे? लिख दोगे। बट दिस सेट सी इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। तो सेट सी बोलना ही गलत है इसको। क्यों नहीं? क्यों सेट नहीं? क्योंकि
भाई गुड जूनियर कॉलेज का मतलब क्या होता है? गुड मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, या कोई दूसरा तीसरा बंदा है उसके लिए और अलग। तो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, इनकी क्लियरिटी नहीं है, ये अलग अलग पर्सन पे या कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेट। तो सेट के लिए कोई भी लिखे कहीं भी बनाए सेट, है ना, उसका जो रिजल्ट है, जो सेट्स के एलिमेंट है, वो सेम मैच होने चाहिए, तो ही उस सेट को हम लोग उस तो ही उसको सेट बोलेंगे, अदरवाइज उसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। कलेक्शन आपको मतलब समझ में आ गया, तो जो चीज भी आप डिफाइन कर रहे हो उस चीज का कलेक्शन। ठीक है। एंड दोस ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, स्टूडेंट्स और नंबर्स और एनीथिंग। जस्ट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप समझो, जब आप जब आप लिखते थे नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से चालू होते हैं? आप लिखते हो भाई 1 2 3, टिल कहाँ तक जाते हो? इनफाइनाइट। इट्स अ सेट, इट्स अ सेट, ये एक सेट है, इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके लिए? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट डिफाइन तो होता नहीं है दोस्तों, राइट, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं, राइट। तो इसीलिए ये एक सेट ही है, बट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफाइन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि, अच्छा, इसी का एक पार्ट ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरू के 10 नेचुरल नंबर मैंने उठा लिए। अगर मैं बोलूं इंटीजर्स, इंटीजर्स भी आप बोलोगे इट्स ऑल्सो सेट। ये सेट है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लिखते जाओ, -1 हो गया, लिखते जाओ। तो ये भी एक सेट ही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। या फिर आप बोलोगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स ही होते हैं, राइट। या तो वो रेशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं, उसी में इंटीजर भी आते हैं, नेचुरल नंबर सब आते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी सेट ही। बट ये जो तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये तीनों इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है? इनफाइनाइट। या फिर वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड इन दिस। ठीक है। अब आपने कहीं कहीं ये देखा होगा, आपने एक और चीज नोटिस करी होगी पहले, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता बेटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। ठीक है। तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं। अब आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, अच्छा सेट एक ये भी, आप जैसे ये लिखते हो ना, माइनस, सपोज 2 to 5 आपने लिखा, तो ये भी भाई सेट ही है, ये भी सेट ही है। क्यों सेट है? क्योंकि 2 से लेके 5 तक जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे आप देखो, मैथमेटिकली आपको ये चीज लिखनी थी कि 2 से लेके जितने भी नंबर आएंगे 5 तक सारे लिखने के थे। ये लिखने का तरीका नहीं है आपके पास, तो उसको मैथमेटिकली आपने एक नया तरीका इजाद कर दिया कि क्लोज्ड ब्रैकेट अगर आपने लिख दिया है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट है सारे उठा लेना है आपको, और 2 और 5 को भी ले लेना है, 2 and 5 को भी लेना है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट ऐसे ओपन इंटरवल करोगे तो वो भी सेट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, आपको पता है। अगर आपने ये चीज लिखी यहाँ पे, अगर आपने ये चीज लिखी तो आपको पता है इट्स अ वेल डिफाइंड नंबर्स बिटवीन 2 to 5। 2 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे सारे आप उठाने वाले। तो दिस इज ऑल्सो ए सेट। तो सेट आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे थे, बट उसको समझ उसको उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आप ये भी देखते हुए आ रहे होंगे, आप ये देखते हुए आ रहे होंगे, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5। ये तो आप आंसर लिखते हुए आ रहे थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था भाई, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है 2 से लेके 5 के बीच में, 2 and 5 इंक्लूडेड, यही बोलते थे इसका मतलब। तो ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है आपके पास कौन सा? ये वाला रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू।
तो दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली एलिमेंट ऑफ a सेट. मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट विच इज फ्रॉम 2 to 5, 2 and 5 बोथ इंक्लूडेड. जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इसी केस के लिए, तो मैंने अगर ये लिखा x belongs to s, it means x is an element of set s, or we can say कि x can take any values from 1 to 10, राइट? क्योंकि सेट s के अंदर 1 से 10 के बीच में एलिमेंट्स हैं, और वो जो एलिमेंट्स हैं उनमें से x कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई सेट्स की, कि भाई सेट्स की दुनिया कैसे काम करती है, या बेसिक डेफिनेशन क्या होती है. इसको नोट कर लो, फिर थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ. सेट्स पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे बेटा, जब आप एक बुकलेट आएगी आपके पास, एंड में आती है, तो उस बुकलेट में कुछ बेसिक माइन्यूट डिटेल और पढ़ेंगे, बट अपन काम की चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे. कुछ बेसिक चीजें जो अपने काम में आने वाली उनको नोट कर लो, इसको फिर आगे बढ़ो. यस दक्ष, ये तो अपन लिखते थे ना जब अपन इन इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखते हैं, इस टाइप की तो लिखते हैं ना अपन, इस टाइप की चीजें. अच्छा, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. इसी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है s इज इक्वल टू, ध्यान देना आपको देखने को मिलेगा, x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू x, वेयर सेमी कॉलम. पढ़ने का तरीका यूज शायद कर चुके हो, अभी तक नहीं किया तो आगे बहुत करने वाले हो. जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी सेट को, सेट s इज इक्वल टू एलिमेंट x, या x की जगह आप कुछ भी लिख दो, डजेंट मैटर, y लिख दो, फिर लिखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x नेचुरल नंबर है, ये आपको पता चल चुका है, और फिर x जो है वो 10 या 10 से छोटा है. तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे, ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूं एक बार और, ध्यान देना मेरे साथ में. s इज द सेट which is equal to element x, collection of element x, where x belongs to natural number, x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x जो है वो 10 या 10 से छोटा है. तो ये आपको पता चल जाएगा, नेचुरल नंबर 10 या 10 से छोटा, तो ओवरऑल 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर. तो रिप्रेजेंट आप सेम कर रहे हो, तरीका अलग. इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, पहले वाले रिप्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो दूसरा वाला तरीका अभी जो मैंने लिखा हुआ, एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ. दोनों रिप्रेजेंट सेम चीज कर रहे हैं, तरीका अलग है. तो ये बहुत कॉमन तरीका है जो आपको मिलने वाला है आगे, जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं. मैं अभी आगे और नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं आपको वो चीज.
इफ इट इज नॉट मेंशन, इट इज मेंशन लाइक दिस। इसमें तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है यार। 2 से 5 अगर क्लोज ब्रैकेट लिखा है तो सारे, नॉट ओनली इंटीजर, यू हैव टू टेक ऑल द रियल वैल्यूज। बेटा अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये तो पहले आप कर ही चुके हो ना, ये आंसर निकाले हो ना। क्या कंसीडर करते थे? खुद को जवाब दो। अगर आप ये लिखते थे तो इसके बीच के 2 से लेके 5 के बीच के सारी वैल्यूज लेते थे ना। सारी वैल्यूज लेते तो क्या सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेते थे क्या? ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो बेटा? इसका मतलब 2 से लेके 5 की सारी वैल्यूज होती थी कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होती थी? सारी वैल्यूज होती है ना। तो फिर जो पता है उसमें कंफ्यूज मत हो। कोई नई चीज नहीं है, जो आपने पढ़ा है सही पढ़ा है। हाँ, देखने का तरीका अलग है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चीज ही चेंज हो गई। चलो आगे बढ़ूंगा। जैसे आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म बोला, यही जैसे सेट एस मैंने लिखा आपको, ये 1 2 3 टिल 10, इस फॉर्म को मैं बोलूंगा रोस्टर फॉर्म। नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है पर भी मैं जस्ट बता रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट। सेम चीज मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके बताई थी कि एलिमेंट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। इसको मैं बोलूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। कभी भी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 11, तो भी आपके पास सेम आने वाला। या इसकी जगह आप ये लिख दो कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट 0 से बड़ा 11 से छोटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर या एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 11। मतलब आप कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, आपका रिजल्ट जो है फाइनल वो ये आना चाहिए कि आप जब इंडिविजुअल एलिमेंट लिख रहे हो, आप देखो इन सबको अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ सेट बिल्डर फॉर्म। इट इज जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये है एक्स बिलोंग्स टू जेड। व्हाट डज दिस मीन कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से चालू होता है, 11 से छोटा मतलब 10 पे खत्म हो जाना चाहिए। बात वही हो गई। इंटीजर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 1 होगा। तो 11 से छोटा होना चाहिए, 11 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 10 होगा। तो 1 से लेकर 10 तक के सारे आ गए वापिस। सिमिलरली लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 11, तो लेस देन 11 नेचुरल नंबर 1 से चालू होते, 11 से छोटे मतलब 1 से लेकर 10 के बीच। तो ओवरऑल इन सबका मीनिंग सेम होगा। आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास यही आने वाला, जस्ट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग। ठीक है। रोस्टर फॉर्म बेटा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म अगर इंडिविजुअल एलिमेंट लिखा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म बोला हुआ है। और यहाँ पे इसको डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन वे, दैट इज द डिफरेंस ना। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं लिखे हैं ना, चारों केसेस में नीचे वाले, इसमें 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 और इसमें। यू हैव नॉट रिटन एन इंडिविजुअल एलिमेंट, यू हैव रिटन सम डेफिनेशन मैथमेटिकल। ऊपर आपने इंडिविजुअल एलिमेंट लिखे हैं, दैट इज द डिफरेंस। बोलो बेटा। Sir, can you go to previous page one? वहाँ पे पूछना है। तो रुको, अभी पहले इसको नोट डाउन कर लेने दो फिर जाओ। Okay. डाउट है या क्या है लिखना? Doubt. बोलो। तो सर यहाँ पे जो वो जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखे है उसमें जो x है वो वाला कंटिन्यू पार्ट नहीं है ना, x belongs to s।
वो सेमी कॉलम। नहीं, belongs वाला मतलब ये that was another sum, no? no, that is another thing actually. X belongs to S is the representation of an element. ये अलग चीज है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। वेरिएबल तो कुछ भी यूज कर ले, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे y बिलोंग्स टू s कर दे, इसका मतलब हो जाएगा y कोई एलिमेंट है जो s का एलिमेंट है भाई। मतलब y कैन टेक एनी वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10। Yes sir, मतलब मैं पूछ रहा था डिफरेंट डिफरेंट ये x को रिप्रेजेंटेशन है। देख वेरिएबल तू x अब यहाँ पे लिख रहा है, ऊपर या नीचे लिख रहा है, उनका मीनिंग अलग अलग हो सकता है ना। हम x यूज करते हैं जनरली, यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकता हूँ। x की जगह y z w कुछ भी यूज। अच्छा ओके सर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ और दूसरी चीज सेट्स के बारे में। सपोज एक सेट ए है, ये सब सपोज एक सेट यू है जिसमें लेके 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट है, और सेट ए है जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट, और एक सेट बी है जिसके अंदर 2 4 6 20 तक के एलिमेंट। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट वो सारे सेट यू के अंदर है क्या? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे सेट यू के अंदर है क्या? तो इन दैट केस व्हाट वी कॉल इज, कभी भी अगर ये चीज होती है तो आप ये बोल सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ यू। यहां पे आप ये भी बोल सकते हो बी सबसेट ऑफ यू। ठीक है, सबसेट का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक सेट है अगर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे सेट के अंदर है तो दूसरे सेट का सबसेट हो गया। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ यू, या बी इज सबसेट ऑफ यू, और इन अदर वर्ड्स यू कैन मेंशन इट समथिंग लाइक यू इज यूनिवर्सल सेट, या नो सॉरी, यूनिवर्सल सेट अभी मत लिखो, बस सबसेट ही लिखो, ये तो कंफ्यूज होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज बता देता हूँ। अब आपको जो बता रहा था वो तो नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो गए। ये समझ में आ गया क्या है? नहीं, यू जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यू इज सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी सबसेट हैं किसके? यूनिवर्सल सेट यू के, देन सॉरी यू के, सेट यू के, देन यू इज सुपर सेट ऑफ ए एंड बी। ये बात हो गई किसकी? सबसेट की एंड सुपर सेट।
ठीक है, तो सबसेट का मतलब समझ में आया। अब सबसेट का मतलब समझ में आया तो मेरा क्वेश्चन ये है अभी के लिए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल, इसे कितने ए और बी की तरह सबसेट बना सकता है सेट यू। बताओगे आप अगर सबसेट बनाने जाओगे तो सबसेट की, मान लो एक सबसेट, बिल्कुल आहान एकदम सही बोला, तू फाइनल आंसर तेरा बता दे। तो सही है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा मतलब, बट बहुत अच्छा थॉट। इसमें मैं क्या बोलूंगा कि यार चलो सबसेट में बनाने जा रहा हूँ, एक सबसेट बनाने जा रहा हूँ सेट यू का। मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट में उठाने वाला हूं, तो इसमें से तो जो भी एलिमेंट है सेट यू के अंदर, मेरी मर्जी जितने भी उठाना उठा सकता हूँ, राइट। तो मैं सबसे पहले वन के पास गया, ध्यान देना, अप्रोच देखना। मैं वन के पास गया, मैंने पूछा भाई तेरे को आना ही कि नहीं आना है। तो वन क्या बोलेगा, वन बोलेगा या तो मैं आज चला जाऊं या तो मैं ना जाऊं, यही बोलेगा ना। जैसे इसके अंदर नहीं गया, इसके अंदर चला गया। तो वन के पास कितने ऑप्शन है, जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहना है ना, अपना दिमाग मत लगाना। वन के पास कितने ऑप्शन है, वन के पास कितने ऑप्शन है, सबसेट में जाने का एक ऑप्शन, सबसेट में नहीं जाने का एक ऑप्शन। कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन। ठीक है, अब वो जाएगा या नहीं जाएगा। सिमिलरली टू के पास कितने ऑप्शन है, हाउ मेनी ऑप्शन डस टू है, कि टू को जाना है या नहीं जाना, राइट। तो फिर दो ऑप्शन, जैसे इसमें भी चला गया है टू, इसमें भी चला गया, उसकी मर्जी, उसको सबसेट में जाना है या नहीं जाना। तो भाई वन के पास दो ऑप्शन, टू के पास दो ऑप्शन, थ्री के पास दो ऑप्शन, फोर के पास दो ऑप्शन, ऐसे जितने भी एलिमेंट है सबके पास कितने ऑप्शन, दो 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 ऑप्शन। तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। अगर सबके पास दो 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 ऑप्शन है तो टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो 2 raised to the power 20। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to the power 20। एंड ये जो सबसेट आएगा, इसमें देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कि भाई सबने मना कर दिया कि नहीं आए, वन ने भी मना कर दिया, टू ने भी मना कर दिया, थ्री ने भी मना कर दिया, फोर ने भी मना कर दिया, सबके पास दो दो ऑप्शन थे, राइट। एक ऑप्शन सबके पास मना करने का था। तो ये जो 2 की पावर 20 केसेस आए हैं, इस केस में 5 इज इंक्लूडेड। इट मीन्स इसके अंदर नल सेट इज इंक्लूडेड। नल सेट आपने पढ़ा है, 5 तो पढ़ा है ना आपने, ये तो पढ़ा है x बिलोंग्स टू 5, याद है। x बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या होता था, कि कोई भी वैल्यू नहीं आई x की कोई भी रियल वैल्यूज पॉसिबल नहीं थी, याद है। तो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड द नल सेट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल सेट, कि भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही। यू कैन कॉल इट एज एम्प्टी सेट एज वेल। तो ये जो 2 की पावर 20 आंसर लिखा हुआ है ना, ये 2 की पावर 20 नल सेट इंक्लूड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर एक सेट का सबसेट होना कंपलसरी है, ये डिफाइन ही किया हुआ, ठीक है। तो ये जो 2 की पावर 20 है, इसमें नल सेट इंक्लूडेड। एंड एक केस आपके पास ये भी आया कि आपने ये 2 की पावर 20 में सबने बोल दिया कि भाई हम सबके सब आने वाले हैं सेट, सबसेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सबकी मर्जी, सबको आना है नहीं आना, एक मर्जी थी, कोई नहीं आया तो नल सेट बन गया, कोई नहीं आया तो नल सेट बन गया, और सबके सब आ गए तो सेट यू खुद बन गया। तो यू इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो ये 2 की पावर 20 के अंदर यू भी ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जो सेट होता है उसके सबसेट में खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, तो ये भी लिख लो, सेट इटसेल्फ is also subset of is also subset, मतलब खुद सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखना कि 2 की पावर 20 जो आप नंबर काउंट लिख रहे हो उस 2 की पावर 20 में नल सेट भी इंक्लूडेड है, और जो ओरिजिनल सेट है जिसके नंबर ऑफ सबसेट आप लिख रहे हो वो भी इंक्लूडेड। ओवरऑल आप यहाँ पे ये फंडा जरूर बोल सकते हो कि सेट है, सेट एस, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर n है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट ऑफ number of subset of S is equal to 2 raised to the power n, and that 2 raised to the power n includes that set itself as well as the null set. This is the formula for number of subset. This thing are defined, हमने उनको इंक्लूड करके रखा हुआ है, हमने बोल दिया है कि भाई नल सेट को हम हमेशा क्या करेंगे, सबसेट मानेंगे, वो सेट इटसेल्फ सबसेट होगा। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया हुआ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो वेदांत। ठीक है, बढ़ू आगे। चलो लिख लिया सबने, ये जिसको चाहिए था पुराना वाला फिर लिख दो बेटा। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल सेट का बेटा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मान लो मैं, हाँ बेटा बोल। So can you please show the previous slide once? मेरा last line थोड़ा बच गया था। यूनिवर्सल सेट, नो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? अब देखो, मैं मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन करते समय बातें कर रहा हूं कि यार एक सेट ए है, स्टूडेंट्स ऑफ न्यू मेन से,
एक मैं बात कर रहा हूँ सेट बी ले लिया मैंने, स्टूडेंट्स ऑफ जेनिथ 1 बैच, ऐसे मैंने बातें कर ली। ठीक है, ये 2 सेट के बारे में बात कर रहा हूँ, या एक और सेट बात कर रहा हूँ, सपोज स्टूडेंट ऑफ 3 ईयर बैच, थ्री ईयर जो 23 में 2023 में जेई देने वाले हैं, मतलब आपकी बैच वाले। ठीक है, अब ये सब की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये सारे बच्चे का इंक्लूजन एक सेट में होने वाला है। कि जो भी मैं बात कर रहा हूं, मैं भले ही सेट ए के बच्चों की बात कर रहा हूं, सेट बी के बच्चों की बात कर रहा हूं, सेट सी के बच्चों की बात कर रहा हूं, बट अगर इन सबको मैं कंबाइंड करूं, तो मेरे पास एक ऐसा सेट आना चाहिए जिसको मैं नाम बोल दूंगा यूनिवर्सल सेट, और जिसके अंदर जो भी बच्चे की मैं बात करूं, वो बच्चा यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। वो भले ही इस बैच का हो, या इस बैच का हो, या इस बैच का हो। मतलब जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, वो सारे एलिमेंट एक सेट में इंक्लूडेड है। तो मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की एक फीलिंग आप ये बोल सकते हो कि वो होंगे स्टूडेंट्स ऑफ पेस, स्टूडेंट ऑफ पेस विच आर गिविंग एग्जाम्स इन 2023। तो आप अगर इसको उठा लोगे, तो ये सारे बच्चे भी उसके अंदर होंगे, ये सारे भी होंगे, ये सारे। तो यूनिवर्सल सेट एक फील, जिस भी नंबर के बारे में आप बात करें, वो सारे नंबर इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको जो लिया कि सेट ए मैंने अगर लिया 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर, सेट बी मैंने लिया 2 4 6 से लेकर 20 तक के इवन नंबर। तो यूनिवर्सल सेट बिल्कुल इसके लिए काम कर सकता है 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर, क्योंकि मैं जो भी बातें करूंगा ए और बी के बारे में, वो डेफिनेटली इसके लिए वो जो भी नंबर होंगे, वो सारे ए या बी के जो भी नंबर होंगे, वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगेन, ये यूनिवर्सल सेट आपको डिफाइन किया हुआ रहता है। जैसे कि अगर सिर्फ आप इसी के बारे में बात करोगे, तो इसके लिए तो यूनिवर्सल सेट आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक सारे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिर्फ आप इवन नंबर ले लो। या फिर आप ये भी छोड़ो, अगर मैंने एक और सेट सी डिफाइन कर दिया भाई, जिसके अंदर सारे ऑड नंबर ले 19 तक, तो अब इन तीनों की बातें यूनिवर्सल सेट यू करता हुआ नजर आए। हो सकता है यूनिवर्सल सेट यू में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो इनके किसी के अंदर भी ना हो। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो ना तो ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में, चलेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट। हाँ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, डेफिनेटली यू कैन कॉल दिस। दैट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। Every set is subset of universal set. ये डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी है, मतलब डेफिनेशन तो सीन में भी नहीं आएंगी कभी। ये चीजें आप मतलब बिना सोचे समझे भी सॉल्व करने लग जाओगे। ये कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं है। जब हम डेफिनेशन में घुसते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, अदरवाइज है नहीं है सच। बेटा, यूनिवर्सल सेट सिर्फ एक सेट के लिए कभी डिफाइन नहीं करते ना। सिर्फ सेट ए लिख दिया मैंने, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं करूंगा। 2-4 सेट के बारे में बात कर रहा हूँ, पेस के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी बैच के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यूनिवर्सल सेट मान के रखूंगा कि भैया ठीक है, सिर्फ मैं आपके बैच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके बैच के बारे में ही बात करता हुआ रहूंगा। उसके लिए यूनिवर्सल सेट की पूरे पेस के स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किस सेंस में बातें कर रहे हैं, उसमें ये कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। जब आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे, जब चीजों से डील करोगे, कंफ्यूजन वाली चीजें ही नहीं रहेगी। तो डोंट वरी अबाउट इट। सुपर सेट का मतलब सिंपल हो गया कि एक सेट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, वो अगर किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो जो दूसरा सेट है वो सुपर सेट हो गया।
और यूनिवर्सल सेट की बातें जब होती है जब एक से ज्यादा सेट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली एक सेट रहेगा तो यूनिवर्सल सेट की क्या बातें करेंगे। और यूनिवर्सल सेट अगेन एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि जैसे आपकी बैच के बारे में बात कर रहा हूँ, जेनिथ 1 जेनिथ 2 के बीच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है पेस के स्टूडेंट जो 2023 में दे सकते हैं, या उससे भी ऊपर लेवल की बातें कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले 2023 वो भी ले सकता हूँ। तो मैं पेस के बच्चे भी ले सकता हूँ 2023 के, या पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी ले सकता हूँ 2023 के बीच में। आप तो दोनों के अंदर आने वाले। बट मैं बातें क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पूरे इंडिया लेवल की बातें कर रहा हूँ कि भाई मुंबई में ये हो गया सीट, दिल्ली में ये हो गया, तो फिर अलग बातें हो जाएगी। सिर्फ मैं आपकी बैच जेनिथ 1 जेनिथ 2 न्यू मेंस इनकी बातें कर रहा हूँ, तो पेस के जो बच्चे हैं 2023 के लिए वो एक मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कि मैं बातें जो कर रहा हूँ वो कहां तक की बातें कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सल सेट वहां पे डिफाइन होगा। ठीक है। और आप अगर आप वैसे तो सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में कोई कंपैरिजन नहीं, वो था टोटली डिफरेंट थिंग। बट यू कैन कॉल दिस के अगर आप ये सेट ए उठा रहे हो, इसके सुपर सेट कितने होंगे या कि ये कितने का सबसेट होगा, तो भाई इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसका सबसेट ये हो सकता है। करेक्ट। और यूनिवर्सल सेट की जब बातें करेंगे तो यूनिवर्सल सेट की जब भी बातें करेंगे तो यूनिवर्सल सेट तो हमेशा रिलेटिव डिफाइन कर किया होगा क्वेश्चन में, या ये चीजें तो ऑलरेडी डिफाइन की हुई होंगी, तो दोनों चीजें का सेंस ही टोटली डिफरेंट है, तो डोंट वरी अबाउट। ठीक है, डेफिनेशन पे स्टिक करो, दैट्स ऑल। आगे बढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ बेटा, बहुत यूज आने वाली है अब जो आगे बता रहा हूँ। ये तो बहुत चिंदी चिंदी सी चीज हो गई है, छोटी छोटी सी चीजें, डेफिनेशन में घुसना भी नहीं है आपको, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और बेसिक चीजें सेट की पता होनी चाहिए। अब आ रही है मेन चीज, अब आ रही है मेन चीजें। तो मतलब एक सेट मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, मतलब जो भी मैं बातें करने वाला हूँ ये आई वॉज थिंकिंग के मैं लास्ट लेक्चर लूं, आई वॉज थिंकिंग के लास्ट लेक्चर होगा, बट आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आज नहीं करा पाऊंगा, शायद सेट में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लोली लेके उसको डिटेल में बता दिया, जो 12th में बताता वो मैंने अभी बता दिया, क्योंकि टाइम भी है तो मुझे टेंशन भी नहीं। तो पीएनसी ठीक है, पीएनसी अपनी जगह उस पर भी सीन में आएंगे, बट पहले अपन बेसिक चीजें इसकी सीन से। तो नेक्स्ट क्लास आधा लेक्चर और लूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्ट डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1A, या आपकी बुकलेट की एक्सरसाइज 1। तो आई होप आप लोगों ने कर ली हो, वो मैं पहले से बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट भी कर लूँ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ये हम करते जाएंगे, ये कर लेंगे, एंड फिर 1A 1 1 2 3 डिस्कस करेंगे और पैक कर देंगे इस वीक पूरा चैप्टर। यूनिवर्सल सेट यू है, सेट ए है जिसको मैंने डिफाइन किया था 1 2 3 10 तक, और सेट बी है, और भाई साहब सेट बी को डिफाइन किया था मैंने 2 4 6 20, मतलब सारे इवन एलिमेंट्स। अब मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ए डैश, या ए डैश छोड़ो, मैं नई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं ए यूनियन बी। याद है ये पढ़ा है आपने? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ए यूनियन, और ए यूनियन बी का मतलब ये हो जाएगा कि ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर है, या बी के अंदर है, या दोनों के अंदर। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, या ए के अंदर है, या बी के अंदर है, या दोनों के अंदर है। जैसे 1 1 बिल्कुल इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि 1 ए के अंदर है, किसी एक के अंदर है तो भी आपको उठा लेना है। क्या 2 आने वाला है? बिल्कुल 2 भी आने वाला है, क्योंकि 2 दोनों के अंदर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आएगा। 3 आने वाला है, 4 आने वाला है, कहां तक? 10 तक तो सारे एलिमेंट आने वाले हैं। 10 के बाद में क्या 11 आने वाला है? 11 इज कमिंग। ए यूनियन बी क्या ए में है, क्या बी में है, क्या दोनों में है? नहीं है ना 11, ना तो ए में है ना तो बी में है, तो 11 नहीं आएगा।
12 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 12 बी के अंदर, तो 12 आएगा। फिर कौन सा आएगा? 14, 16, 18 एंड 20। दिस इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि अगर एटलीस्ट 1 में भी आ गया, अगर कोई भी एलिमेंट एटलीस्ट 1 सेट में भी आ गया, तो भी भाई मेरे को उसको उठा के लिख देना। क्लियर है ए यूनियन बी का मतलब? नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये उल्टा यू। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन अब आपका दिमाग आपको बता ही चुका होगा कि अब इसके अंदर क्या आना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक में जो भी एलिमेंट था वो उठा लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज बेटा, कि आपको जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स है उनको उठाने। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ? तो आप बोलोगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10। So this is a intersection। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है जो ए के अंदर नहीं है, नॉट इन ए। ए के अंदर नहीं है वो कौन से हैं बताओ तो जरा, जो ए के अंदर नहीं है। 1 से लेके 10 तक ए के अंदर है, तो 11 से लेके 20 तक ए के अंदर नहीं है, इट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ये कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट आप और कुछ ले लोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उस पर डिपेंड आएगा। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट दुनिया ही अलग होगी। यूनिवर्सल सेट की बातें आपने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया एंड देन उसके सेंस में सारी चीजें डिफाइन हो रही है। सिमिलरली बी डैश, complement of B which is not in B, जो B के अंदर नहीं है, those are called complement of, जो नहीं है वो है 1, 3, 5, मतलब सारे ऑड नंबर्स टिल 19 तक और टिल 20 तक, वॉट एवर यू। क्लियर है? अब इसमें से और भी कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये बेसिक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी चीजें हो गई, या अगर मैं अब आपसे ये बोलूं कि यार मेरे को ऐसा करो ना, ए डैश यूनियन बी डैश लिख के बताओगे क्या तुम लोग कितना आएगा? ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब समझ में आएगा? आप क्या करो, जो ए डैश के अंदर हो या बी डैश के अंदर हो या दोनों के अंदर, तो लिख लो ए डैश यूनियन बी डैश भी लिख लो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख दो। इन दोनों में जो जो एलिमेंट आएंगे लिख लो भाई, फिर मेरे से मैच कर लेना। और आप ऐसा करो, यहाँ पे और भी चीजें मैं लिखा देता हूँ, आप ऐसा करो ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख लो, ए डैश इंटरसेक्शन बी भी लिख दो। सारी चीजें आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको ए भी पता है और आपको बी भी पता है, आपको ए डैश भी पता है, आपको बी डैश भी पता है, तो लिखना बहुत आसान है। ए डैश यूनियन बी डैश
तो आप चालू करोगे 1 3 5 7 9 and then you will start from 11 12 till 20. करेक्ट बोल रहा हूं? A dash union B dash is 1 3 5 7 9 11 and then 12 से लेके 20 तक सारे. A dash इंटरसेक्शन B dash आप बोलोगे तो आप बोलोगे यार इसमें ना ऑड एलिमेंट आ रहे हैं तो ये 11 से चालू होता है. 11 13 15 17 19. ए इंटरसेक्शन बी डैश आप निकालोगे तो आप बोलोगे यार इस केस में ना इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालने का. देखो तो जरा कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं. तो आप बोलोगे सर 1 आ रहा है, फिर 3 भी आ रहा है, फिर सर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 9 पे दुनिया खत्म हो जा रही है इसकी ना. ये सिर्फ देख के कि आपके पास ए क्या हो बी डैश. फिर आप बोलोगे सर ए डैश और बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं सर. तो ये आ रहे हैं आपके पास 12 14 16 18 और 20. और अगर सबके नंबर ऑफ एलिमेंट भी अगर आपने पूछे तो भी आप बता दोगे एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ बी कितना है, आप बता दोगे सर 10. एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ऑफ ए डैश कितना है, एन ऑफ बी डैश कितना है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश कितना है. ये सारी चीजें भी आप निकाल पाओगे. ये सारी चीजें भी आप इनके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाओगे. जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है भैया जरा बताओ तो. ये 10 है, ये 10 है, ये कितना है. ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है. ये सारी चीजें आगे यूज आएंगी, दूसरे तरीके से निकालना भी बताऊंगा. ए इंटरसेक्शन बी में 5, ए डैश में 10, बी डैश में 10, ए डैश यूनियन बी डैश में 15, राइट. और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में 5. तो ये जो भी पूछेंगे आप इनके बेसिस पे तो बेसिक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप निकाल ही सकते. चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे. तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और इंट्रोड्यूस करो. ये चीजें हमको हमेशा यूज आने वाली है बेटा, इररेस्पेक्टिव ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको या और भी दूसरी चीजें कहीं भी यूज आ जाएंगी ये सारी चीजें. कि यूनियन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे उसमें भी यूज आ जाएगी. मतलब दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वेन डायग्राम. वेन डायग्राम इतनी प्यारी चीज है जिसने सेट्स की दुनिया को बहुत इजी बना दिया. वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है. सपोज यूनिवर्सल सेट यू है जो कि 1 2 से लेकर 10 तक के एलिमेंट को, सॉरी 20 तक के सारे एलिमेंट को लेके रखा हुआ, जो अभी अपन ले रहे थे. सेट ए में लेके रखा हुआ हूं 1 2 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स. और सेट बी मैंने लेके रखा हुआ 2 4
6 से लेके, ठीक है, यही सेट अपन ने लिया था और इसी के बारे में सब बातें अपन ने कर ली थी। ए यूनियन बी कितना होगा, इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए डैश कितना होगा, सारी बातें कर ली थी। अब मैं इसी चीज को डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करूंगा और उसको मैंने नाम दे दिया है वेन डायग्राम। देखना कैसे, ये मैं एक डब्बा बना दूंगा और उसको बोलूंगा यार जो भी एलिमेंट आएंगे ना सब इसके अंदर आए। ये जो दुनिया है, ये दुनिया कौन सी है, 1 से लेके 20 तक के नंबर, तो 1 से लेके 20 तक के नंबर जो है वो सारे इसके अंदर आएंगे। मतलब ये पूरा यू है डायग्रामेटिकल, क्या है, ये मेरे पास यू है, यूनिवर्सल सेट, जो भी एलिमेंट है सब इसके अंदर। इसके अंदर जो भी ए के अंदर के एलिमेंट आएंगे वो ए इसके अंदर लिख देता हूं। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर आएंगे ए वाले, सेट ए वाले, इसको मैं ये यू और ये ए वाले एलिमेंट, ए वाले एलिमेंट इस डब्बे इस सर्कल के अंदर आए, है ना, मतलब 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब ये थोड़ा आप समझो कि अगर ये एलिमेंट ए के अंदर आए तो डेफिनेटली यू के अंदर तो आना ही है, क्योंकि यू वाला जो एरिया उसी के अंदर तो ए है, करेक्ट, बिल्कुल आना है। अब यहाँ पे बी वाले जो एलिमेंट है वो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ऐसा ही क्यों बनाया, ऐसा मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि भाई कुछ एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, वो इस वाले एरिया में मैंने अगर लिख दिया, एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है मेरे को, इसके अंदर अगर मैंने वो एलिमेंट लिख दी जो ए और बी के अंदर कॉमन वाले, तो ए के अंदर भी हो गए, बी के अंदर भी हो जाएंगे और वो यू के अंदर तो होने ही होने। तो जरा बताओ तो ये येलो वाला एरिया किया है मैंने, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाले, येलो वाले एरिया में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले, 2 4 6 8 एंड 10। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो आने वाले हैं 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ इस वाले एरिया में कौन कौन से आने वाले जो सिर्फ ए के लिए लिखा हुआ, इसमें आप बोलोगे कि सर अब जो इसमें एलिमेंट आने वाले हैं ना वो आने वाले हैं, 1 आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। तो अब आप नोटिस भी करोगे कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इस सर्कल के अंदर आ चुके हैं भाई, आने भी चाहिए थे। और सिर्फ इस वाले एरिया में कौन से आएंगे जो बी के अंदर है और अभी तक नहीं आए, कौन कौन से नहीं आए, 12 14 16 18 एंड 20। आ रहा है क्या समझ में? और इन दोनों के बाहर भी कुछ आने वाला है, कोई ऐसा है जो इन दोनों के अंदर नहीं आया अभी तक, मैंने नंबर नहीं लिखे, कौन से नंबर बाकी हैं भाई, कौन से नंबर बाकी है? नहीं, 11 से लेके 20 तक के सारे बाकी नहीं है सिद्धार्थ, आपके पास बाकी है 11 नहीं आया, 13 नहीं आया, 15 नहीं आया, 17 नहीं आया, 19 नहीं। ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए इन्हीं चीजों को लॉजिकल वे। और इसी को अगर मैं यहाँ पे ये तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट यू है, तो सिर्फ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे 5 एलिमेंट आ चुके हैं, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट आ चुके हैं, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट आए हैं और यहाँ पे भी 5 एलिमेंट, काउंट आप कर सकते हो इंडिविजुअली, करेक्ट। कि यूनिवर्सल सेट यू के अंदर टोटल 20 एलिमेंट थे, 20 एलिमेंट आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, 5 5 5 5 करके आ सकते हैं क्योंकि सारे काउंट यहाँ पे 5 हो रहे, नंबर सेम, तो कंफ्यूज मत होना। तो
यहां पे अगर मैं डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करूं, कि मेरे पास ए ये है और बी ये है, ए यूनियन बी कौन सा एरिया होना चाहिए? ए यूनियन बी आपके पास होना चाहिए इसके अंदर जो भी आया, इसके अंदर जो भी आया और इसके अंदर जो भी आया, मतलब ये पूरा एरिया आपके पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन। ए के अंदर आया तो भी चलेगा, दोनों के अंदर आया तो भी चलेगा। और सिमिलरली ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए सिर्फ ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये वाला एरिया होना चाहिए। और अगर किसी ने मान लो इसमें पूछ लिया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा होना चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा एरिया होना चाहिए? ये वाला जो बाहर है, एवरीथिंग आउटसाइड ए यूनियन बी। और यहाँ पे एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान दो। कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस? इट इज टोटल माइनस ए यूनियन बी। लिख सकता हूं क्या? टोटल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो भाई, तो आपके पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। क्लियर? ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है और बहुत हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? एक क्वेश्चन कराता हूं मैं और उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन की तरफ। एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आपको वेन डायग्राम का एप्लीकेशन भी है, वो एक बेसिक एप्लीकेशन है वेन डायग्राम का। हाँ, ए यूनियन बी टोटल में से माइनस कर दो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। इसको माइनस कर दो टोटल में से, यू विल गेट दिस। इसका एप्लीकेशन बताता हूं। इन अ क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स। बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, आपने किया भी होगा शायद। एंड आउट ऑफ दोस स्टूडेंट्स 59 स्टूडेंट स्टडी मैथ्स and 51 study science and 10 study both maths and science. Maths and science. काउंट बहुत बड़ा हो गया, इसको काउंट छोटा कर दो।
इन दोनों को छोटा छोटा कर दो, ये कर लो आप 42 और ये कर लो 35। ठीक है, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है। वो इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट not studying any, not studying maths, any of the maths on science, ये एक जस्ट क्वेश्चन होगा, मैथ्स एंड साइंस। तो आप सिंपल इसमें क्या करोगे, एक वेन डायग्राम बनाओगे, आप बोलोगे ये मैथ्स के बच्चे हो गए, ये साइंस के बच्चे हो गए, और ये टोटल बच्चे हो। अब मुझे जरा ये बताओ कि ये पूरा एरिया डिवाइड करोगे ए में, बी में, सी में और डी में, 4 पार्ट में ये पूरा एरिया डिवाइड होगा। ठीक है, इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपने 4 पार्ट लिखे, एक, 1, 2, 3 और 4, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अगर मैं इसको मान लेता हूँ मैथ्स के बच्चे हैं ये, और ये साइंस के बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये कर सकते हो कि बी प्लस सी जो है वो मैथ्स के बच्चे हैं, वो 42 हैं, सी प्लस डी हैं वो साइंस के बच्चे हैं, वो 35 है, और जो सी है वो दोनों पढ़ रहे हैं, वो 10 बच्चे। और आपको ये तो पता ही है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 100 बच्चे हैं, क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट्स की बातें चल रही। अब आपको जो भी निकालना है, आप इंडिविजुअली एबीसीडी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसमें बोल सकते हो कि सी की वैल्यू 10 है, तो यहां से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो 25, और फिर आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो 32, और यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इज क्योंकि बी की पता है, सी की पता है, अब डी की पता है, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 35 प्लस 32, 67, और 67 में 100 में से 67 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33। तो अब आपके जो आंसर है कि स्टूडेंट जो दोनों नहीं पढ़ रहे वो डेफिनेटली ए वाले बच्चे, तो आपका आंसर पहले का तो यही आ गया। बट क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं, क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं, पहले का तो यही आंसर आ गया जो मैंने क्वेश्चन ओरिजिनली आपसे पूछा। बट अगर क्वेश्चन इसकी जगह मैं ये पूछता, ओनली मैथ्स कितने बच्चे पढ़, ओनली साइंस कितने बच्चे पढ़, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन कितने बच्चे पढ़, तो आप आंसर क्या देते, इन सबके आंसर आप दे पाओगे आराम से। आप ओनली मैथ्स के बच्चे बोलोगे, बी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो 32 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़, ओनली साइंस पढ़ने वाले सर डी हैं, तो डी की वैल्यू आप निकाल लो 25। एटलीस्ट वन पढ़ने वाले सर जो बच्चे हैं ना वो बी है, वो सी वाले हैं, वो डी वाले, तो आपके पास ये 67, ये कुछ भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। ये एक बेसिक एप्लीकेशन मैंने सिखाया है आपको, मैं इसमें वो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, जस्ट मैं एक आइडिया आपको दे रहा था कि कहाँ पे हमको सेट्स हेल्प करता है। और अभी हम लोगों का क्या एप्लीकेशन है, मैं उसमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको विद दिस टाइप ऑफ अप्रोच यू कैन सॉल्व इट। तो ये वेन डायग्राम हो गया, और ये एक वेन डायग्राम का छोटा सा एप्लीकेशन मैंने करा दिया है।
चलो तो आज की क्लास तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ आप लोगों की, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं नई चीज बताऊंगा तो टाइम पे अलाउड नहीं करेगा। बट हाँ, अब नई चीज अपन कुछ फॉर्मूलेज सीखेंगे एंड देन वी विल एंटर इनटू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई टॉट यू टुडे। जरूरी है इजी इजी समझ के छोड़ना मत। इजी इजी समझोगे तो सब भूल जाओगे, ग्रिप में नहीं ले पाओगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में बुकलेट डिस्कशन भी हो सकता है, तो गेट रेडी विद दैट।